हेलो एवरीवन। हम रोग निदान की इस सीरीज़ में आज दोष विकृति ये चैप्टर देखेंगे। दोष विकृति इस चैप्टर में कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकते हैं। तो पहला है आशय अपकर्ष करके, आशय अपकर्ष, आवरण का वर्णन, परिधावमान दोष क्या होते, ठीक है, और अग्निदृष्टि निदान भेद क्या होता, निदान की परिभाषा हेतु पर्याय भेद क्या है, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहला हम देखते हैं कि निदान हेतु परिभाषा क्या होते, पर्याय, निदान की निरुक्ति देखो। निदान की निरुक्ति में अपने को, निदान की निरुक्ति में ये व्याधि निश्चय कर्णम निदान में, ये आपको याद ही रखना है कि जिस उपाय से व्याधि का निश्चय किया जाए उसको हम निदान कहते हैं। मतलब व्याधि हुआ है, ये हमें जिस कारणों से पता चलता है वह है निदान। निश्चित जिससे व्याधि का ज्ञान कराया जाए उसे क्या कहते हैं, निदान। ये देखो, जिससे व्याधि का पूर्णतः ज्ञान हो हम उसे क्या कहते हैं, निदान। निर्दिश्यते व्याधिर अनेन इति निदानम। इसमें से ना आप फर्स्ट एंड थर्ड याद करो, ठीक है। देन परिभाषा देखते हैं। रोग के आदि कारण को निदान कहते हैं। रोग का जो आदि कारण है, रोग क्यों हुआ है उसका जो कारण है वो निदान होता है। निदानत्वादि कारणम, ठीक है। रोगारंभक कारण को ही, रोग का आरंभक कारण, रोग होता ही क्यों है, निदान की वजह से, ठीक है, उसको ही हम निदान कहते हैं। व्याधि की उत्पत्ति का हेतु कारण होता है निदान। रोगारंभक दोष प्रकोपजन्य कारण है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। व्याधि उत्पत्ति हेतु निदानम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखो, ठीक है। निदान को ही कारण कहा जाता है, तत्र निदानम कारणम इति उक्तम अग्रे। देन हेतु निदान के पर्याय, निमित्त, हेतु, आयतन, प्रत्यय, उत्थान, कारण, ये है निदान के पर्याय। निमित्त, निमित्त का शकुन आदि से, शकुन का मतलब क्या होता है, शुभ एंड अशुभ की हमें पहले से ही सूचना मिल जाती है, इसकी को ही हम शकुन कहते हैं। हेतु, हेतु का अर्थ क्या होता है, प्रयोजक कर्ता, प्रमुख कारण से हेतु कहते हैं हम। आयतन, आयतन का अर्थ होता है किस कौन सा स्थान है। स्थान शब्द का प्रयोग हम यहाँ पर देश के लिए करते हैं, जैसे कि जांगल, अनूप, साधारण देश होते हैं ना, उस स्थान से। देन प्रत्यय, प्रत्यय का अर्थ यहाँ पे लट आदि से होता है। देन उसके बाद देखो उत्थान, उत्थान का मतलब यहाँ पे उत्सर्ग, उद्गम है। दोषों का उभरना ही रोगोत्पत्ति में विशेष कारण होता है। कारण, अहितकर आहार विहार का सेवन करने से ही दोष प्रकोप होता है। निदान के भेद क्या होते हैं देखो, आचार्य चरक के अनुसार 3 भेद है निदान के, असात्मय, इंद्रियार्थ संयोग, प्रज्ञापराध और परिणाम। इसका ना हम एग्जाम में लिखते टाइम यहाँ पे ऐसा चार्ट बना के भी लिख सकते हैं, हीन योग, मिथ्या योग, अतियोग करके, ठीक है। अभी यहाँ पे पैराग्राफ में दिया है, असाथ में एग्जाम्पल्स लिखते टाइम ना, असाथ में इंद्रियार्थ संयोग क्या होता है, चक्षु आदि इंद्रियों का अपने अपने विषयों के साथ अतियोग हो जाना, अधिक मात्रा में संयोग करना। या फिर अयोग मतलब बिल्कुल भी संबंध नहीं होना चाहिए, और मिथ्यायोग मतलब गलत संयोग होना, असाथ में इंद्रियों अर्थ संयोग कहलाता है। प्रज्ञापराध क्या होता है, इस प्रकार त्रिविध विकल्प, अतियोग, अयोग, मिथ्यायोग और त्रिविध कर्म जो होते हैं, वाणी, मन और शरीर से किए जाने वाले कर्म जो होते हैं उसको ही प्रज्ञापराध कहते हैं। काल से, काल को ही परिणाम कहते हैं। काल का ही नियोग, मिथ्या, अतियोग, यही रोग उत्पत्ति में कारण होते हैं। देखते हैं आचार्य हरिश्चंद्र जो है ना, वो बोलते हैं कि 4 भेद हैं, ठीक है। 4 भेद हैं निदान के, कौन कौन से, सन्निकृष्ट, विप्रकृष्ट, व्याभिचारी एंड प्राधानिक। सन्निकृष्ट में क्या होता है, सन्निकृष्ट मतलब निकटवर्ती, मतलब अभी एक्सीडेंट हुआ और अभी चोट लगी, अभी इसलिए उसको व्याधि हो गया, वो होता है सन्निकृष्ट निदान। विप्रकृष्ट का मतलब क्या होता है, हमने अभी सेवन किया, अभी कुछ हेतु हुआ, लेकिन उसका जो हमें व्याधि हुआ वो 2 महीने बाद में थोड़ी दिनों बाद हुआ, वो होता है विप्रकृष्ट निदान, ठीक है। जैसे कि हेमंत ऋतु में संचित हुआ कफ हमें वसंत ऋतु में प्रकोपित होकर उत्पन्न, आप एग्जाम्पल्स पढ़ सकते हो, ठीक है। देन व्याभिचारी निदान, व्याभिचारी निदान क्या होता है, दुर्बल होने से जो हेतु व्याधि को उत्पन्न करने में असमर्थ होता है उसे हम व्याभिचारी करते हैं। रोग की उत्पत्ति, आहार विहार आदि बाह्य निदान तथा उससे प्रकोपित दोष, मतलब व्याधि होना है उसके लिए जो हेतु है वो दुर्बल है, लेकिन हमने ऐसा कुछ खाना खाया, कोई ऐसा कुछ किया आहार विहार जिससे कि वो दोष प्रकोपित हो गए, उसकी वजह से दुर्बल होते हुए भी इसको व्याधि हो गया, ठीक है। ये प्रकोपित दोष और दुष्य के बल पर निर्भर करता है, ये होता है व्याभिचारी निदान। देन प्राधानिक निदान, प्राधानिक निदान में क्या होता है, उग्र स्वभाव के कारण शीघ्र ही दोषों के प्रकोपित कारणों करके रोगों को उत्पन्न करने वाला हेतु जो होता है उसको प्राधानिक कहते हैं। जैसे कि मारक विष प्रत्येक व्यक्ति में निश्चित रूप से मारकता उत्पन्न करता है, आगंतुक कारण भी प्राधानिक हेतु होता है, ठीक है। देन नेक्स्ट, मधुकोश टीका में 3 भेद बताए हैं, दोष हेतु,
व्याधि हेतु एंड उभय हेतु। दोष हेतु मतलब क्या, दोषों को विषम करने वाले जो कारण हेतु होते हैं ना उसको कहते हैं। ऋतु के अनुसार जैसे कि दोष संचय, प्रकोप, प्रशम करने वाले आहार विहार होता है, वैसे जैसे कि हेमंत में हम स्वभाव से ही मधुर रस की उत्पत्ति होती है, जिससे हमारे में कफ का संचय होता है, और वसंत ऋतु में क्या होता है, उसी कफ का प्रकोप होने लगता है। देन व्याधि हेतु, व्याधि हेतु मतलब क्या, निश्चित व्याधि का उत्पादक हेतु जो होता है उसको हम व्याधि हेतु कहते हैं। जैसे कि मृतिका भक्षण करने से हमें क्या होता है, पांडुरोग, अथवा मृतिका भक्षण जो है पांडुरोग का व्याधि हेतु होता है। देन उभय हेतु, उभय हेतु क्या है कि दोष का प्रकोप होता ही है, उसके साथ व्याधि का भी उत्पादक हो, उसको हम उभय हेतु कहते हैं। जैसे कि दोष व्याधि के, हाथी, ऊंट तथा घोड़ा के समान यान पर चलने से वायु की तथा विधायी अन्न सेवन करने से पित्त एंड रक्त की दृष्टि होती है। इस प्रकार यान एंड विधायी अन्न एक साथ दोनों मिलाकर अगर हम खाएंगे तो क्या, कौन सा रोग हो जाएगा, वात रक्त, ऐसा कहा है। दूसरे दो भेद बताए, उत्पादक हेतु एंड व्यंजक हेतु। उत्पादक हेतु और व्यंजक हेतु। उत्पादक हेतु क्या होते हैं कि दोषों को संचय करने वाला जो कारण होता है उसको उत्पादक हेतु कहते हैं। हेमंत में उत्पन्न मधुर रस कफ का उत्पादक हेतु होता है। व्यंजक मतलब क्या, इस उत्पादक को साथ देने वाले, व्याधि होने में जो मेन रीजन है वो होता है उत्पादक हेतु, लेकिन इस उत्पादक हेतु को हेल्प कौन करता है, व्यंजक हेतु। प्रेरक अर्थात रोग को व्यक्त करने वाले कारण को हम व्यंजक हेतु कहते हैं। हेमंत में संचित कफ वसंत ऋतु में सूर्य के संताप से पिघलकर कफज रोगों को व्यक्त करता है, अतः वसंत का जो सूर्य संताप होता है हम उसको व्यंजक हेतु कहते हैं। ठीक है। और दूसरे दो भेद है, बाह्य हेतु। बाह्य हेतु क्या, शरीर के बाहर के कारण को ही बाह्य हेतु कहते हैं, जैसे आहार विहार, काल, जीवाणु, आघात आदि क्या होते हैं, बाह्य हेतु। देन आभ्यंतर हेतु। आभ्यंतर मतलब शरीर के अंदर के, शरीर के अंदर क्या होते हैं, दोष, दुष्य, वो आभ्यंतर हेतु कहते हैं। रोगों का प्रधान हेतु दोष प्रकोप होता है, अथवा दोषों की। अब इन आभ्यंतर हेतु को ना दोष भेद से फिर से क्लासिफाई किया है, दोषों के प्राकृत वैकृत भेद से। जो प्राकृत दोष प्रकोप होता है एंड वैकृत दोष प्रकोप। प्राकृत दोष प्रकोप कब होता है, जो दोष जिस ऋतु काल में प्रकोपित होता है, यदि उसी ऋतु में अगर प्रकोपित हो तब प्रकोपित दोष प्राकृत कहलाता है। जैसे कि वसंत में कफ का प्रकोप होता है, तो कफ प्रकोप अगर वसंत में हुआ तो वो प्राकृत दोष प्रकोप है, लेकिन ये वसंत की जगह दूसरे ऋतु में हुआ, जैसे कि वसंत की जगह वर्षा में हुआ, तो वो हो जाएगा विकृत। शरद में पित्त प्रकोप होना होता है, वो प्राकृत है। वर्षा में वात का प्रकोप होना, ठीक है, ये प्राकृत है। अब देखते हैं वैकृत दोष प्रकोप। वैकृत दोष प्रकोप क्या होता है, जब दोष अपने प्रकोपक ऋतु काल में प्रकोपित न होकर किसी भिन्न ऋतु में प्रकोपित हो तो उसे हम वैकृत दोष प्रकोप कहते हैं। जैसे कि बसंत ऋतु में पित्त का या वात का प्रकोप होना चाहिए, वर्षा ऋतु में कफ या पित्त का प्रकोप होना, ये सब होता है वैकृत दोष प्रकोप। ये सब वसंत ऋतु में पित्त एंड वात का प्रकोप नहीं होना चाहिए, क्योंकि वसंत ऋतु में प्राकृत कौन सा प्रकोप होता है, कफ का। ठीक है। वर्षा ऋतु में कौन सा होता है, वात का, लेकिन वर्षा ऋतु में हुआ है यहाँ पे कफ पित्त का, तो ये प्राकृत है क्या, नहीं, विकृत है। शरद ऋतु में कफ या वात का, ये भी विकृत है। ठीक है। देन अन्य दो भेद होते हैं, अनुबंध्य और अनुबंध। इसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि अनुबंध्य एंड अनुबंध, इन दोनों का डिफरेंस लिखे है, तो यहाँ पे हमें इनका डिफरेंस लिखना आना चाहिए कि अनुबंध्य जो है वो प्रधान होता है और अनुबंध जो है अप्रधान होता है। अनुबंध्य मतलब एखादा व्याधि है, वो व्याधि पूर्ण रूप से हमें दिखाई देना, वो अनुबंध है, लेकिन उस व्याधि के साथ ही उपद्रव करके दूसरा कुछ आया व्याधि छोटा सा, तो वो होता है अनुबंध, अप्रधान कहते हैं उसको। ठीक है। तो अनुबंध्य जो है वो स्वतंत्र होता है, उसके व्यक्त लक्षण होते हैं, द्रव्य गुण सामान्य से बढ़ने वाला होता है एवं विशेष से उसका उपशमन होता है। लेकिन अनुबंध जो है वो अप्रधान होता है। अप्रधान का अर्थ है कि गौड़ मतलब अन्य दोष के साथ आने वाला होता है, जैसे कि उपद्रव होता है, जो अपने द्रव्य गुण कर्म सामान्य एवं विशेष की अपेक्षा न रखने वाला, उसको ही अप्रधान कहते हैं। देन आशय अपकर्ष। आशय अपकर्ष के आधार पर भी दोषों के भेद होते हैं। आशय अपकर्ष भेद से दोष का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। जैसे कि दोषों के स्थान, क्षय, वृद्धि के लक्षण शास्त्र में हमें वर्णित है। दोष अपने प्राकृत स्थान पर रहते हुए तथा स्वयं के प्रकुपित न होने पर भी प्रकुपित वायु के द्वारा अन्य स्थान पर ले जाए जाते हैं, हम इसे ही आशय अपकर्ष कहते हैं। यह डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। देखो, दोष अपने प्राकृत स्थान पर रहते हैं तथा स्वयं प्रकुपित न होने पर भी प्रकुपित वायु के द्वारा दूसरा वायु प्रकुपित हुए वाला आता है, अन्य स्थान पर उसको ले जाता है दोषों को, इसे आशय अपकर्ष कहते हैं। ठीक है।
देन कफ के क्षीण पर, ये देखो कफ अगर क्षीण हो गया है तो बढ़ी हुई वायु क्या करती है, उचित, कफ के क्षीण होने पर बढ़ी हुई वायु होती है। देन उचित मात्रा एवं स्थान में स्थित पित्त को उसके प्रधान स्थान, जैसे कि ग्रहणी, पित्त ग्रहणी में होता है तो उसके आकृष्ट करके शरीर के जिस भाग में लेकर घूमती है वह अस्थिर स्वरूप वेदनावत पीड़ा होती है, वायु के कारण होती है वो, और दाह जो होता है वो पित्त के कारण होता है। श्रम एवं दुर्बलता का भी अनुभव होता है। इस प्रकार वायु उचित मान एवं स्थान में स्थित होते हुए भी स्थान विशेष में परिवर्तन आने के कारण वह दोष विकार उत्पन्न करते हैं। अतः चिकित्सा करते हुए विगुणवाद की शांति तथा विकृत स्थान स्वस्थान से चलित पर गए हुए दोषों को स्वस्थान पर लाना हमें आवश्यक होता है। जिन्हें पित्त के स्थान अपकर्ष का ज्ञान नहीं होता वह दाह आदि लक्षणों को देखकर पित्त वृद्धि का ज्ञान करते हैं तथा पित्त शामक चिकित्सा द्वारा शरीर में उचित प्रमाण में स्थित पित्त का भी क्षय कर देते हैं, जिससे रोगी को लाभ पहुंचने की बजाय अधिक कष्ट पहुंचते हैं। इसलिए दोष भेद से आशय अपकर्ष का ज्ञान होना आवश्यक है। जैसे यहाँ देखो, प्रकुपित वायु के द्वारा पित्त दूसरी जगह लेके गया था। प्रकुपित वायु क्या किया था, पित्त को दूसरी जगह लेके गया था ग्रहणी से। लेकिन यहाँ पर अगर हमने आशय अपकर्ष को ध्यान न रखते हुए हमने अगर पित्त की चिकित्सा की तो पित्त जो है, पित्त का प्रकोप समझ के पित्त की चिकित्सा की तो पित्त पहले से भी कम हो जाएगा। ठीक है, बॉडी में पित्त अगर कम हुआ तो गलत चिकित्सा हो जाएगी यहाँ पे, क्योंकि हमने आशय अपकर्ष का ज्ञान ही नहीं किया। अगर आशय अपकर्ष का हम ज्ञान करके यहाँ पे चिकित्सा करते तो हमको रीज़न समझ में आता कि प्रकुपित वायु के वजह से हुआ है। ठीक है, अब देखते हैं गति भेद से दोष के भेद होते हैं। गति भेद से प्राकृत दोष गति एंड विकृत दोष गति ये दो होते हैं। मार्ग भेद से होते हैं बाह्य, मध्यम, आभ्यंतर। अवस्था भेद से 3 अवस्था, क्षय, वृद्धि, सम। अन्य दोष गति वृद्ध, अधः एंड तिर्यक। देन अग्नि का वर्णन आया है, अग्नि का भी क्वेश्चन आता है। ठीक है, पर्याय एवं भेद क्या होते हैं। पर्याय अग्नि के अनल, हिरण्यकेश, पावक, वैश्वानर और अन्य सर्व। इसका संदर्भ दिए है। अग्नि के भेद कितने होते हैं, 13 भेद होते हैं। जठराग्नि की 1, भूताग्नि के 5, धात्वाग्नि के 7। द्वारिकानतन स्वर जठराग्नि के 2 भेद बताए गए, सामान्य अग्नि एंड विशेष अग्नि। सामान्य अग्नि होती है स्टमक, इंटेस्टाइन में। विशेष अग्नि होती है पैनक्रियाटिक जूस, पाइल जूस का नियंत्रण करते हैं। अग्नि के प्राकृत कर्म, ये श्लोक रट्ठी लो। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये श्लोक। आयुर्वर्णो बलम स्वास्थ्यम उत्साहोपचयो प्रभा ओजस तेजो अग्नयः प्राणाश्चोक्ता देहाग्नि हेतुकाः शांते अग्नौ म्रियते युक्ते चिरम जीवत्यनामयः रोगी स्याद्विकृते मूलमग्निस्तमस स्माग्नि रुच्यते। चरक चिकित्सा स्थान 15वें अध्याय का बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको रट लो। आयु, वर्ण, बल, स्वास्थ्य, उत्साह, शरीर की वृद्धि, प्रभाव, तेज अग्निया, प्राण देह में स्थित अग्नि के तीव्र होने पर ही अपनी उत्तम स्थिति में बने रहते हैं। देखो आयु, आयु जो है ना वो चेतना की अनुभूति होती है हमें। आयु चेतना, हमें आयु क्या होती है, चेतना हमारे बॉडी में है, इसकी अनुभूति कराते हैं। वर्ण हमारे शरीर का जो कलर कॉम्प्लेक्शन होता है कि गौर आदि विभिन्न वर्णों की प्राप्ति किसकी वजह से होती है, अग्नि की वजह से। बल, हमारे बल जो होता है, कार्य करने की शक्ति, व्यायाम करने की शक्ति हमें अग्नि की वजह से ही मिलती है। स्वास्थ्य, शारीरिक दोष, तसे आत्मा, मन, इंद्रियों को पुष्ट क्यों रहते हैं, हमें स्वास्थ्य क्यों होता है, हमारी बॉडी में अग्नि ठीक है। उत्साह, शरीर में दुष्कर कर्म करने में भी हमें कुशलता आती है, हम डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट काम भी कर सकते हैं अगर उत्साह हो तो। ये उत्साह कहाँ से आता है, अग्नि की वजह से। शरीर की वृद्धि, शरीर में हमारी वृद्धि आती है, वो क्यों आती है, अगर हमारी अग्नि ठीक हो तो। प्रभा, ओज, तेज, ये सब हमारे शरीर में बढ़ते हैं, क्यों, अग्नि की वजह से। अग्नियाँ तथा प्राण ये सभी देह में स्थित अग्नि के तीव्र होने पर ही अपनी उत्तम स्थिति में बने रहते हैं। यदि वह जठराग्नि शांत हो गई अर्थात बुझ गई तो मनुष्य क्या मर जाता है, अगर उसके ठीक चलते पर चिरकाल तक निरोगी रहकर जीवित रहता है। और उसके विकृत हो जाने पर, ऐसे कि मंद पड़ने जाने पर, अति तीव्र हो जाने पर वह रोगी हो जाता है। इसलिए अग्नि को मूल कारण कहा गया है। अग्नि को मूल कारण क्यों कहा गया है, तो ये श्लोक, ये सब अभी का एक्सप्लेनेशन है ना, इतना हमारा ठीक होगा एक्सप्लेनेशन। अग्नि फिर दुष्ट क्यों हो जाते हैं, अग्नि दुष्टि की क्या हेतु है, तो नेक्स्ट श्लोक में है। हमें देखो इस श्लोक की वजह हमें टेबल में देखेंगे।
आहारज निदान एंड विहारज निदान। विहारज निदान में क्या होते हैं, ईर्ष्या, भय, क्रोध, लोभ, दीनता, द्वेष युक्त, इन सब से अग्निदुष्टि हो जाती है। आहारज निदान में क्या होता है, अधिक द्रव्य का सेवन करने से, केवल विषयुक्त अन्न, पिंड रूप से किया हुआ भोजन, द्रवादि से गीला नहीं किया हुआ भोजन, शुष्क भोजन, विरुद्ध भोजन, विष्टम्भी, अति जल पीने से, विषमाशन करने से, वेग धारण, स्वप्न विपर्य, इससे अग्निदुष्टि हो जाती है। अग्निदुष्टि की भेद एंड लक्षण क्या होते हैं, जाठराग्नि दोष भेद से 4 प्रकार की होती है, तीक्ष्ण, मंद, विषम एंड सम। तीक्ष्ण क्यों होती है, पित्त दृष्टि की वजह से, अधिक मात्रा भी पच जाती है। मंदाग्नि क्यों होती है, कफ दृष्टि हो तो अल्प मात्रा भी नहीं पचती है। विषमाग्नि कब होती है, वात दृष्टि की वजह से, कभी पाचन ठीक होता है कभी नहीं होता है। समाग्नि क्यों होती है, सम, वात, पित्त, कफ सम मात्रा में भी ठीक से पच जाते हैं। देन तीक्ष्णाग्नि, आचार्य सुश्रुत के अनुसार जो अधिक खाए हुए अन्नों को भी शीघ्र पचाती हो उसे तीक्ष्णाग्नि कहते हैं, तथा वही जब अधिक बढ़ जाती है तब उसे अत्यग्नि कहते हैं। एवं यह अग्नि बार बार तथा अधिक खाए हुए अन्नों को अत्यंत शीघ्र पचा देती है तथा पाक में अंत में गले, तालु और ओष्ठ में शोष, दाह तथा संताप आदि उत्पन्न करती है। आचार्य चरक है, उनके अनुसार क्या है, पित्त प्रधान पुरुषों के शरीर में अग्नि का स्थान पित्त से आक्रांत होने के कारण उनकी अग्नि तीक्ष्ण होती है। कफ प्रधान पुरुषों में अग्नि का स्थान कफ से आक्रांत होता है, अतः उसकी अग्नि मंद होती है। मंदाग्नि क्या होती है, ये सब हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा है। देखो, मंदाग्नि जो अग्नि क्या करती है, थोड़े हुए खाए हुए अन्नों को भी नहीं पचाती और उससे जिससे उदर और सिर में भारीपन, काश, श्वास, प्रश्वास, वमन, अंगों में थकावट आदि विकार उत्पन्न करके अधिक देर में पचाती है, हम उसे मंदाग्नि कहते हैं। विषमाग्नि क्या होती है, सुश्रुत क्या बोलते हैं कि जो अग्नि समय पर खाए हुए अन्नों को भी कभी ठीक पचाती हो तथा कभी कभी अफरा, शूल, उदावरत, अतिसार, पेट में भारीपन, आंतों में कुजन, प्रवाहन, विकार उत्पन्न करती है, हम उसे विषमाग्नि कहते हैं। चरक क्या बोलते हैं, समअग्नि उपचार अर्थात मिथ्या आहार विहार से विकृत हो जाते हैं, उचित रूप में आहार विहार करने से अपनी प्रकृति में रहते हैं। सम के लक्षण से विपरीत लक्षण वाली जो अग्नि होती है हम उससे विषमाग्नि कहते हैं। ये होते हैं चरक का। लेकिन समाग्नि क्या होती है, सुश्रुत कहते हैं जो अग्नि समय पर खाए हुए अन्न को ठीक तरह से पचाती है वह सामग्नि होती है तथा यह दोषों को समान मात्रा में होने से होती है। चरक अनुसार क्या होता है, जिसके जिन पुरुषों में वात, पित्त, कफ प्रकृतिस्थ होकर सम मात्रा में रहते हैं उनकी अग्नि सम होती है। देन जाठराग्नि, भूताग्नि एवं धात्वाग्नि का महत्व एवं कार्यक्षेत्र, ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। देखो, जो उपधातुओं एवं मल धातु मलों का पाचन करने वाली जो अग्नि है, ये देखो, जो उपधातुओं एवं धातु मलों का पाचन करने वाली अग्नियाँ है उन सब अग्नियों में पाचकाग्नि प्रधान है। सभी अग्नियों में कौन सी अग्नि प्रधान है, पाचक अग्नि, क्योंकि वो पाचन करने में काम आती है, यही सब अग्नियों का मूल होती है। इस पाचक अग्नि की वृद्धि होने पर शेष सभी अग्नियों की वृद्धि होती है और इसके क्षय होने पर सभी अग्नियों का क्षय हो जाता है। इसलिए विधि पूर्वक उचित अन्नपान रूपी ईंधनों के प्रयोग द्वारा पाचकाग्नि की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि पाचकाग्नि के समभाव में स्थित रहने से शारीरिक बल तथा दीर्घायु की प्राप्ति होती है। भुक्त आहार को अपनी ओर लेने की अभ्यस्त प्राणवायु उसे कोष्ठ की ओर ले जाती है। जब वह संघात रूप अन्न आमाशय में पहुंच जाता है तो आमाशय में रहने वाला द्रव उसे गीला करके अलग अलग कर देता है तथा अपने स्नेह से अर्थात उससे सटकर उस भोजन को कोमल बना देता है। तदनंतर नाभि मंडल स्थित समान वायु द्वारा प्रदीप्त की गई वह उदरस्थ अग्नि समय पर सममात्रा में खाए हुए आहार को मनुष्य की आयु बढ़ाने के लिए ठीक प्रकार से पचाती है। जठराग्नि भुक्त आहार का रस तथा मल का विभाजन करने के लिए उसका पुनः पाक करती है। अवस्था पाक देखो, 3 अवस्था पाक होते हैं, मधुर, आम्ल, कटु, और उनका स्थान देता है। स्थान क्या होता है, आमाशय, मधुर का होता है आमाशय, वहाँ पे दोष प्रधान सा कौन सी होती है, कफ, और भाव कौन सा उत्पन्न होता है, मधुर भाव। आम्ल, आम्ल का स्थान होता है आमाशय, दोष प्रधानता होती है अच्छ पित्त और भाव उत्पत्ति होती है अम्लीय भाव। कटु में स्थान होता है पक्वाशय, दोष प्रधानता वात और कटु भाव होता है। भूताग्नि, भूताग्नि का महत्व एंड कार्यक्षेत्र देखो, चक्रपाणी ने बताया है कि जाठराग्नि का पाक होने के पश्चात भूताग्नि व्यापार प्रारंभ होता है। भूताग्नि के अथवा पाक के पश्चात प्राप्त आद्य रस का पाक कर देती है। देन भूताग्नि क्या करती है, कोष्ठ के विभिन्न स्थानों
की कलाओं में अवशोषित आहार रस को अपना कार्य प्रारंभ करते हैं। भूताग्नि द्वारा पंच पार्थिवादी गुणों से युक्त आहार का परिपाक होता है और यह परिपाक क्या होता है, पांच भूताग्नि भौम, आप्य, आग्नेय, वायव्य तथा नाभस द्वारा होता है, जिससे पांच पार्थिवादी आहार द्रव्यों के गुण पृथक पृथक अपने अपने अनुकूल देह द्रव्य गुणों का पोषण करते हैं। जैसे आहार में स्थित पृथ्वी गुण शरीर के पार्थिव गुणों का पोषण करती है तथा इसी प्रकार शेष आप्य आदि आहार गुण देह के आप्य आदि गुण का पोषण करते हैं। अब धात्वाग्नि का महत्व कार्य क्षेत्र क्या होता है कि भूताग्नि व्यापार हो गया। अब भूताग्नि का महत्व कार्य क्षेत्र हो गया, उसके पश्चात धात्वाग्नि का व्यापार प्रारंभ होता है। भूताग्नि व्यापार के परिणाम स्वरूप प्राप्त रस जो होता है वो विभिन्न धातुओं में परिणत किया जाता है। धातुओं के निर्माण की परंपरा को विभिन्न आचार्यों ने इस प्रकार स्पष्ट किया गया है। उसके बाद यहाँ पर तीन न्याय बताए हैं, क्षीरदधि न्याय, केदारकुल्य न्याय एंड खले कपोत न्याय एंड एक काल धातु पोषण न्याय, ये चार बताए गए। देखो क्षीरदधि में क्या देन है, आचार्य चरक और आचार्य दृढ़बल इन्होंने क्षीरदधि न्याय दिया है। इसके पर्याय है क्रम परिणाम पक्ष, सर्वात्म परिणाम पक्ष। क्षीर दूध का मतलब इसका दही में कैसे कन्वर्जन होता है, इस न्याय में जिस प्रकार संपूर्ण दूध दही में परिवर्तित हो जाता है उसी प्रकार पूर्व धातु रसादि से उत्तर धातु रक्त आदि का निर्माण होता है तथा इस क्रम में शुक्र पर्यंत धातु निर्माण चक्र चलता रहता है तथा प्रत्येक धातु के पाचन के प्रसाद कीट का निर्माण हो जाता है। आधुनिक मत से क्या होता है कि बायो ट्रांसफॉर्मेशन असिमुलेशन जो होता है न्यूट्रिएंट्स का कन्वर्जन लिविंग टिश्यू मोइटीज बॉडी में होता है, उसी प्रकार यहाँ पे कन्वर्जन होता है। देन केदारकुल्य न्याय, केदारकुल्य न्याय में क्या होता है, कुल्या केदारी, ठीक है। इसमें बगीचे में जो सिंचन के लिए नालियाँ केदारकुल्य बनाई जाती है, जो नाली पंप के निकट होती है पहले उसको, उसके बाद जो होती है उसको, देन ऐसे जैसे कि रस रक्त मांस जो सबसे पास में होगी उसको पहले मिलेगा, देन उसके बाद थोड़ी सी दूर वाली, उसके बाद थोड़ी दूर, ऐसे डिस्टेंस पे डिपेंड करता है केदारकुल्य न्याय। इस न्याय में जिस प्रकार एक बगीचों को सिंचन के लिए नालियाँ अर्थात कुल्लियाँ बनाई जाती है जो केदारी क्यारी निकट होती है, उसमें कुल्ल्या नाली का जल पहले पहुँचता है, उसी प्रकार अन्न रस से रस धातु का निर्माण होता है। तो अन्न रस से रक्ताशय में पहुँच तक सधर्मी अंश से रक्त धातु का निर्माण करता है। इसी प्रकार जिस जिस आशय में रस पहले पहुंचता है उस आशय वाले सधर्मी अंश वाले धातु का निर्माण पहले होता है। आधुनिक मत से क्या होता है, माइक्रो सर्कुलेशन ऑफ आहार रस एंड टिश्यू परफ्यूजन। देन खले कपोत न्याय, यहाँ पर जैसे कबूतर होता है ना, जिस प्रकार खलियान में दाना चुनने के पश्चात कपोत पक्षी अपने घर को जाते हैं, जिस पक्षी का घर जितनी दूर पर होगा उसको वहाँ पहुँचने में उतना ही ज़्यादा समय लगेगा। यहाँ पर दाने हैं, कबूतर ने दाने खाए तो जिसका घर सबसे पास होगा वो पहले जाएगा, जिसका घर थोड़ा दूर होगा, ऐसे ही, ठीक है। वही बताया है केदारकुल्य खले कपोत न्याय। प्रत्येक धातु का पोषण निर्माण मार्ग अलग अलग होता है। आधुनिक मत से सिलेक्टिव अपटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स बाय डिफरेंट टिश्यूज धातु, एक काल धातु पोषण न्याय, यह आचार्य अरुंधत्ता एंड आचार्य वाग्भट ने दिया है। सुश्रुत में उल्लेख किया है, इसका सर्वाधिक मान्य न्याय है एक काल धातु पोषण न्याय। अरुंधत्त के अनुसार आद्य रस धातु एक काल में सप्त धातुओं के स्रोतसों में प्रवेश कर रस रक्तादि धातुओं को उत्पन्न करता है, इसे ही एक काल धातु पोषण न्याय कहते हैं। इसी प्रकार तीनों अग्नियों के कार्यों को क्रम से फ्लो डायग्राम में दर्शाया गया है। देखो जठराग्नि से भूताग्नि, भूताग्नि से दात्वाग्नि में जाता है। देन दोष वृद्धि क्षय प्रकोप के सामान्य निदान और लक्षण क्या क्या होते हैं। ये देखो दोष की निरुक्ति क्या होती है, दूषयंती इति दोषा, जो दूषित करते हैं धातु मल इनको, उसको हम दोष कहते हैं। दोष कौन कौन से होते हैं, शारीरिक दोष एंड मानसिक दोष। शारीरिक दोष होते हैं 3, वात पित्त कफ, एंड मानसिक होते हैं 2, रज और तम। दोषों की विकृतावस्था को फिर से 2 भागों में बांटा गया है, वृद्धि एंड क्षय। दोषों की वृद्धि क्षय एंड प्रकोप के सामान्य लक्षण देखो। दोषों के वात वृद्धि, पित्त वृद्धि एंड कफ वृद्धि। यहाँ पे देखो सभी भावों से 3 भाव, 2 भाव, 1 भाव से लक्षण क्या क्या होते हैं। सभी भावों से कलाय मटर हो गया, उसको वात वृद्धि हो गई। कटु रस अथवा मध्य से पित्त वृद्धि, कफ वृद्धि मधुर रस या भैंस के दूध से हो गई। 3 भावों से देखो चौलाई का साग, रुक्ष, शीत एंड लघु, ये 3 गुणों से हो गई वात वृद्धि। हिंग, कटु, तीक्ष्ण, उष्ण, ये 3 भावों से हो गई पित्त। 2 भाव रुक्ष और शीत के
हो गई वात। अजवाइन में तीक्ष्ण एंड उष्ण, इन दो भावों से हो गई पित्त वृद्धि। कषे रूप में शीत एंड गुरु, ये दो से हो गई कफ। एक भाव से मतलब एक ही गुण से, रोक्ष गुण से सिधु के हो गई वात वृद्धि। तिल के उष्ण गुण से हो गई पित्त वृद्धि। ऐसे